वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ आदर्श मोड एजुकेशन ग्रुप। अभी तक हम लोगों ने लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ा और गोली पृष्ठों से अपवर्तन के लिए फॉर्मूले पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि लेंसों को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो हमारे पास रिजल्टेंट फोकस लेंथ कितनी आएगी और किस तरह से आएगी। इस चीज़ को हम लोग अभी सीखेंगे। देखिए, लेंसों का समायोजन। मान लीजिए कि आपके पास ये कोई कॉन्वेक्स लेंस है L1, इसकी फोकल लेंथ है F1। ओके, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से चलने वाली प्रकाश किरण इस लेंस से अपवर्तित होकर इस तरह से मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगी। मान लीजिए आई डैश पर मिल जाता है, लेकिन इसके साथ संपर्क में, देखिएगा, ध्यान रखिएगा, अगर लेंस संपर्क में नहीं है तो फॉर्मूला अलग होगा। उनके बीच का जो सेपरेशन है उसको भी कैलकुलेशन में लिया जाएगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, संपर्क में रख करके इसका स्टडी करते हैं। इसके संपर्क में एक दूसरा लेंस L2 रखा गया जिसकी फोकल लेंथ F2 है। तो देखिए, यहाँ जो प्रकाश किरण आ रही है, अब यह प्रकाश किरण दूसरे लेंस L2 के लिए वस्तु किरण का कार्य करेगी और फिर ये इसको और अभिसरित कर देगा और मान लीजिए कि अंतिम प्रतिबिंब आई यहाँ पर बन जाता है। कैसे समझ लेंगे इसको? पहले लेंस L1 पर कोई प्रकाश किरण वस्तु से आपतित होती है, अपवर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष से किसी बिंदु I डैश पर मिलती प्रतीत होती है, परंतु लेंस L2 की उपस्थिति के कारण आने वाली प्रकाश किरण और अधिक झुक जाती है और अंतिम रूप से ये बिंदु I पर मिलती है, जहां पर वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब प्राप्त होता है। वस्तु की दूरी हो गई U, अंतिम प्रतिबिंब दूरी B हो गई, और जो प्रारंभिक लेंस के कारण बनना था प्रतिबिंब उसकी दूरी मैंने B डैश ले ली। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया दोनों लेंसों के कारण प्रतिबिंब कैसे बनेंगे। अब हम जो लेंस का फॉर्मूला है उसको पहले और दूसरे लेंसों के लिए पहले अलग अलग अप्लाई करेंगे। तो लेंस L1 के लिए सूत्र 1/f बराबर 1/v-1/u से। ये फॉर्मूला कहाँ से आता है? ये फॉर्मूला लेंस से प्रूफ कर सकते हैं। तो दूसरा मैंने आपको बताया था कि 1/v-1/u इज इक्वल टू 1/2 - 1/r1 - 1/r2। और जब हमने v बराबर आपको f लिया था तो v बराबर अनंत आया था, तो 1/f बराबर आता है 1/2 - 1/r1 - 1/r2। इन दोनों के अगर हम कंपेयर करते हैं तो 1/f बराबर आता है 1/v-1/u। यहाँ से हम इसको बता सकते हैं, समझा सकते हैं और केवल लेंस को लेकर के भी इसको हम प्रूव कर सकते हैं। तो इसी वीडियो में हम एक डायग्राम बनाकर आपको बता देंगे, वहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। लेंस का सूत्र है 1/f बराबर 1/v-1/u से। लेंस L1 के लिए क्या हो जाएगा? F1 बराबर 1/, लेंस L1 से प्रतिबिंब कहाँ बनने का प्रयास करता है? I डैश पर, जिसकी दूरी है V डैश। तो 1/v डैश माइनस 1/u, समीकरण 1। फॉर्मूले से फॉर्मूला प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए जो साइन है वो नहीं लगाए जाएंगे, इनका यूज
केवल न्यूमेरिकल में किया जाएगा, जो कि पहले मैं आपको समझा चुका हूँ। ये आ गया लेंस L1 के लिए। इसी प्रकार लेंस L2 के लिए 1/f2 बराबर 1/L2 जो लेंस है वह प्रतिबिंब कहाँ बनाता है? अपवर्तन के बाद किरण कहाँ भेजता है? I पर, जिसकी दूरी है v माइनस 1/। इस L2 के लिए वस्तु कौन है? ये प्रकाश किरण आ रही है, जो कि आप देखें तो पीछे खींचने पर ये फैलती हुई चली जा रही है, अतः मुख्य अक्ष किसी बिंदु पर मिलेगी नहीं। और जो भी डैश डैश कर हमने खींचा तो मुख्य अक्ष के बिंदु I डैश पर मिलती है। इससे हमको पता चलता है कि लेंस L2 के लिए यह एक आभासी वस्तु है। कल डिस्क्राइब किया था इसके बारे में, ये आभासी वस्तु कार्य करती है। तो इसका मतलब हो गया कि ये हो गई लेंस L2 की ये वस्तु, तो जिसकी दूरी है v डैश। इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा? 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/v डैश माइनस 1/u प्लस, इसको जोड़ देंगे 1/v माइनस 1/v डैश। 1/v डैश कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू 1/v और माइनस 1/u। अगर ये दो लेंस नहीं होते, मान लीजिए कोई एक सिंगल लेंस होता, ये एक सिंगल लेंस होता ऐसे, और इसकी फोकस दूरी f होती, तो ये प्रकाश किरण किस करती, यहाँ से वस्तु आती और यहाँ मिल जाती। अगर ऐसा होता, समझ में आ रही बात? अगर कोई यहाँ पर एक सिंगल लेंस होता जिसकी फोकस दूरी f होती तथा वस्तु यही होती और प्रतिबिंब यही बनाता, तो ये कहा जाता कि ये इस सिंगल लेंस की फोकस दूरी दोनों अलग अलग लेंसों की फोकस दूरियों के तुल्य है। तो यदि परिणामी या तुल्य फोकस दूरी f हो तो 1/v माइनस 1/u को लिख सकते हो 1/f। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला होता है हमारे पास और अंतिम प्रतिबिंब v पर बन रहा है और वस्तु u पर है, दोनों चीजें क्लियर है। तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है, तो यहाँ पर मैं इसको 1/f लिख सकता हूँ। तो फाइनल फॉर्मूला आ गया हमारे पास 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। इसी तरह से अगर और भी कई लेंस होते तो उनको इसी प्रकार कर लिया जाता। तो नेट फोकस दूरी 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 पर बराबर। अब यहाँ पर एक बात समझने की क्या है कि अगर इन लेंसों में से कोई अवतल लेंस होता तो चूंकि उसकी फोकस दूरी माइनस में होती है, तो उसके लिए हम यहाँ पर माइनस का यूज कर लेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे करके समझा देता हूँ उसको। ये चीज़ की पिक्चर क्लियर है? इसमें कोई प्रॉब्लम होगा आप बता दीजिए, ये कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। ओके, मान लीजिए क्वेश्चन है इस तरह से, मैं लिख देता हूँ। कोई तीन लेंस, पहले उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, दूसरा अवतल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो -20 लिखेंगे। तीसरा उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो इनकी नेट फोकल लेंथ कितनी होगी? तो सोल्यूशन में क्या हो जाएगा? 1/f नेट बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। 1/f बराबर 1/f1 की वैल्यू 10 हो गई प्लस 1/f2 की वैल्यू -20 प्लस 1/f3 की वैल्यू +30।
1/f बराबर 1/10 माइनस 1/20 प्लस 1/30। 1/f बराबर हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे ले लेंगे 60 एलसीएम हो जाएगा, ये 6 टाइम्स रह जाएगा, 6 माइनस 3 प्लस 2, 10 कैसे करेंगे, 6 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 1/f बराबर हो गया 8 माइनस 3/60, यानी f बराबर हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, रिवर्ट कर देंगे 5, f बराबर हो गया 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब है जो इन तीनों लेंसों के संयोजन से जो नेट फोकल लेंथ आएगी वो आएगी आपका 12 सेंटीमीटर। ओके, अब हम लोग आगे जो देखेंगे वो देखेंगे कि लेंसों के संयोजन से कुल क्षमता कितनी होती है, पावर कितनी हमको प्राप्त होती है, नेट पावर कितनी होगी। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। अगर मैं पावर की बात करता हूं तो देखिए लेंसों के संयोजन की क्षमता क्या हो जाएगी, क्योंकि 1/f को ही पावर कहते हैं। पावर किसे कहते हैं, 1/f को। तो 1/f इज इक्वल टू होता है 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस एंड डॉट डॉट डॉट। तो पावर क्या हो जाएगी, तो नेट पावर बराबर पहले की पावर प्लस दूसरे की पावर प्लस तीसरे की पावर एंड डॉट डॉट डॉट। यानी कुल जो क्षमता होगी, कुल क्षमता संयोजन में उपस्थित सभी लेंसों की अलग अलग क्षमताओं के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। ध्यान रखिएगा, जो प्लस में है तो प्लस में, माइनस में है अगर तो माइनस में लिखा जाएगा। अगर केवल दो लेंस हैं तो दो लेंसों के लिए हम स्पेशल ऐसा लिख देंगे 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 या 1/f बराबर f1 f2 f2 प्लस f1। इसको उल्टा कर देंगे तो f बराबर हो जाएगा f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2 या f2 प्लस f1, ऐसा लिखेंगे। अब अगर कोई बात आती है, कहा जाता है कि भाई एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है और एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस है। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं इसको। पहला 10 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस है, दूसरा 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस है। तो इनकी नेट फोकल लेंथ क्या होगी, तो f बराबर f1 को 10 लिख दिया और f2 को -10 लिख दिया, x को 10 लिख दिया और इसको -10 लिख दिया। ऊपर हो गया 0 अपॉन 0 नॉन टर्मिनेटिव। ओके, सॉरी ये मल्टीप्लाई है माइनस का 100 अपॉन 0। ओके, 0 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, आपका इन्फिनिटी बन जाएगा। यानी कि यह एक तरीके से अगर कोई एक उत्तल लेंस और उसी फोकस दूरी का एक अवतल लेंस रख दिया जाए तो यह एक तरह का प्लेन मिरर जैसा व्यवहार करेगा। कैसा व्यवहार करेगा, प्लेन ग्लास जो होता है उसके जैसा व्यवहार करेगा, जबकि इसका सेपरेशन 0 होना चाहिए, संपर्क में रखे हुए। इस तरह से हम देख सकते हैं कि अगर समान फोकस दूरी के दो एक उत्तल और एक अवतल लेंसों को संपर्क में रख दिया जाए तो उनकी जो नेट फोकल लेंथ है वो ऐसा व्यवहार करेगा जैसे वो एक प्लेन ग्लास होता है। दूसरा एग्जांपल यहाँ पर देखेंगे कि किसकी फोकस दूरी अगर एक कम कर दी जाए और दूसरे की बढ़ा दी जाए, किस तरह से।
अगला इलस्ट्रेशन देखेंगे हम लोग। मान लीजिए कि F1 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, यानी कि पहले लेंस की जो फोकस दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है और वह उत्तल लेंस है, जबकि दूसरे लेंस की फोकस दूरी अधिक है और है ये अवतल लेंस। जिस लेंस की फोकस दूरी अधिक है वो एक अवतल लेंस है, तो इसकी परिणामी फोकस दूरी क्या होगी? तो ठीक इसी फॉर्मूले को वापस अप्लाई करेंगे। F इज इक्वल टू F1 की वैल्यू कितनी हो गई? 10 हो गई, मल्टीप्लाई में F2 की वैल्यू हो जाएगी आपका -20, मल्टीप्लाई बाय -20 अपॉन F1 की वैल्यू 10 हो जाएगी और F2 की वैल्यू -20। तो इसका जो F नेट बन जाएगा वो हो जाएगा आपका -200 अपॉन -10। इस तरह से ये कट जाएगा यहाँ से, तो कुल वैल्यू आ जाएगी आपके पास 20 सेंटीमीटर। यहाँ पर रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट समझने का है इसमें कि जिस लेंस की फोकस दूरी कम थी, समझिएगा, जिस लेंस की, ये उत्तल लेंस था, इसकी फोकस दूरी कम थी, परिणामी लेंस उत्तल लेंस जैसा व्यवहार करेगा। समझ में आ गई बात? अवतल तो रखा गया था साथ में ही उसके संपर्क में, लेकिन जो परिणामी रिजल्ट आया हमारे पास वो इस तरह से आया कि जैसे एक दोनों मिलकर के उत्तल लेंस, क्योंकि प्लस में आया तो उत्तल लेंस जैसा व्यवहार कर रहे थे। तो हमेशा ध्यान रखिए कि अगर दो, एक उत्तल और एक अवतल लेंस संपर्क में रखे, उनकी फोकस दूरी भिन्न भिन्न है, तो उनका संयोजन किस लेंस की तरह व्यवहार करेगा? जिस लेंस की फोकस दूरी कम होगी उसके जैसा व्यवहार करेगा। कारण क्या है? क्योंकि उसकी पावर ज़्यादा होती है। समझ में आ गई बात? जिसकी फोकस दूरी कम, पावर होता है फोकस दूरी का इनवर्स, तो जिसकी फोकस दूरी कम है उसकी पावर ज़्यादा थी, इसलिए वह कम फोकस दूरी वाले लेंस की तरह व्यवहार करता है। तो इसमें कोई अगर आपको प्रॉब्लम है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, तो आपको सॉल्व कर दिया जाएगा। ऐसा एक हम न्यूमेरिकल इस तरह का देख लेंगे। इसमें से एक जो आपको मैं लेंस के लिए करा था कि फॉर्मूला कैसे प्रूव करेंगे, तो लेंस सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/v। इसको कैसे प्रूव करेंगे? जो तरीका लेंस मेकर से बताया था वो भी एक जेन्युइन तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह से अगर आपको प्रूव करना है जो एक लेंस लेकर के, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए क्या हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास ये कोई उत्तल लेंस है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये कोई वस्तु यहाँ पर रखी हुई है ए बी, एक प्रकाश किरण न्यूक्लियस के समांतर खींची जाएगी और एक प्रकाश किरण आपकी ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए सीधे निकल जाएगी। ये जो प्रकाश किरण है ये आपके फोकस में होकर के पास होगी और इसका फाइनल इमेज ए डैश बी डैश यहाँ पर बन जाता है। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है कि जो लेंस मेकर में क्या था कि हम पहले फॉर्मूला निकालते थे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। क्लियर? लेकिन इससे अगर हमें निकालना है लेंस लेकर के डायरेक्ट बेस फॉर्मूले को हमको प्रूफ करने के लिए बोलता है, तो कैसे प्रूफ करेंगे? बहुत आसान है। ये आपने हाइट ले ली, नाम डाल देते इसका, हमें कुछ ए डाल दिया यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए ये दो ट्रायंगल ले लेंगे, ए बी ए डैश बी डैश, ये शीशा बिल्कुल बराबर हो जाएंगे, 90 बराबर हो जाएंगे, तो ये तीसरा को ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। जब किसमें कोई साइड बराबर नहीं है
इससे स्पष्ट होता है कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप त्रिभुज हैं। तो समरूपता की प्रमेय लगा देंगे। मैं डायरेक्ट करूंगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो पहले इनको मैं लेता हूँ, लंब बटे लंब बराबर आधार बटे आधार। तो लंब हो गया ए बी, इसका लंब हो गया ए डैश बी डैश। तो समरूप त्रिभुजों ए बी ओवा ए डैश बी डैश ओ में लंब इसका हो गया ए बी अपॉन ओ बी बराबर ए डैश बी डैश अपॉन ओ बी डैश। ओके, लंब बटे लंब बराबर। ओके, ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। अब हम लोग सेकंड इक्वेशन को तैयार करेंगे। सेकंड इक्वेशन के लिए इमेज लिया जाता है और फोकस के साथ किस तरफ चलेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से देता हूँ कि ए में डाल करके कुछ और डाल देते हैं, पी डाल देंगे। ओके, अब ये दो पहले बनाए जाएंगे इस तरह से। ये हो गया आपका ए डैश बी डैश एफ पी ओ। अब इन दोनों क्रमों को देखिए, ये इसका शीर्षक है 90 90, तीसरा एंगल ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों त्रिभुज भी क्या हो गए आपके, समरूप त्रिभुज हो गए। तो समरूपता की प्रमेय इसमें लगा देंगे। समरूप त्रिभुजों कौन कौन सा है, OPF व ए डैश बी डैश एफ में लंब बटे लंब बराबर आधार बटे आधार। OP बटे ए डैश बी डैश, OP अपॉन ए डैश बी डैश बराबर इसका लंब हो जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश एफ, ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश एफ। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें परिवर्तन करेंगे। सो लंब ए डैश बी डैश और इसका आधार ओ एफ, इसका लंब और उसका लंब ले लिया गया और इसका आधार ओ एफ और उसका आधार बी डैश है। ओके, यहाँ पर हम लोग देखिए अगर तो जो OP है वो AP के बराबर है। क्यों? क्योंकि AP और OB दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो OP को AP लिखा जा सकता है। तो OP को मैंने, क्योंकि OP बराबर AB हो जाएगा, अतः ये जो बन जाएगा क्वेश्चन बन जाएगी AB अपॉन ए डैश बी डैश बराबर, यहाँ पर हो जाएगा आपका ओ एफ अपॉन बी डैश एफ। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब पहली इक्वेशन में क्या था, लंब बटे इसका आधार, इसका लंब बटे इसका आधार। इसमें थोड़ा सा और चेंज कर देंगे हम लोग। तो ए डैश बी डैश को इधर ले आते हैं, तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश और ये इधर चला जाएगा, तो ओ बी अपॉन ओ बी डैश। अब समीकरण 1 और 2 को देखें तो लेफ्ट साइड में ए बी अपॉन ए डैश बी डैश और राइट साइड में ओ एफ यहाँ पर अलग दिया गया है। इसी इक्वेशन में अगर लेफ्ट साइड की वैल्यू बराबर है तो राइट साइड की भी बराबर होनी चाहिए। तो समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लेफ्ट बराबर ओ बी अपॉन ओ बी डैश, ओ बी अपॉन ओ बी डैश इक्वल टू हो जाएगा ओ एफ अपॉन बी डैश एफ। दूरियां लिख लेंगे, वस्तु की दूरी माइनस फोकल दूरी प्लस है, ये हो गया प्रतिबिंब की दूरी प्लस क्योंकि राइट साइड है। OB की वैल्यू क्या होगी, OB की वैल्यू हो गई माइनस यू, मैं सीधे डायरेक्ट कर रहा हूँ, माइनस यू अपॉन ओ बी डैश प्लस का बी बराबर ओ एफ होगा प्लस का एफ अपॉन बी डैश एफ। ये दूरी कितनी होगी, तो इस दूरी को निकालने के लिए OB में ओ एफ घटा दीजिए, OB डैश में ओ एफ घटा दीजिए तो बी डैश एफ आ जाएगा। यानी कि OB डैश कितना है V और ये कितना है F, तो V में से F घटा दीजिए तो V माइनस F हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, तो इधर लिख देता हूँ मैं, एक बार लिख देते हैं, यहाँ से मल्टीप्लाई कराएंगे तो UV माइनस का UV प्लस का UF बराबर
वी एफ, ये रिजल्ट आ गया आपका। सारे आप एक तरफ कर लो, एफ वाले कर्व एक तरफ कर लीजिए। देखिए यू वी को उठा लेंगे हमें, कितना हो जाएगा यहाँ पर यू एफ माइनस वी एफ बराबर ये यू वी चला जाएगा उधर, यू वी एफ से डिवाइड करने पर। अब यू वी एफ से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यू वी एफ से भाग देने पर फिर बन जाएगा यू एफ अपॉन यू वी एफ माइनस वी एफ अपॉन यू वी एफ बराबर यू वी अपॉन यू वी एफ, यू वी कट जाएगा, वी एफ कट जाएगा, यू एफ कट जाएगा, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू बराबर 1 अपॉन एफ। यही हमारा फोकस का फॉर्मूला होता है। तो इसमें कोई ज़्यादा इशू वाली बात नहीं है, जैसे आप चाहे वैसे कर सकते हैं। इसका मैग्नीफिकेशन भी वैसे ही निकाला जाएगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट करके बिल्कुल सेम टू सेम आता है। तो इसका मैग्नीफिकेशन हो जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई या m इज इक्वल टू v अपॉन u, क्यों कि दिस अपॉन दिस बराबर इसका है। ओके, तो इस तरह से हम लोग इसका मैग्नीफिकेशन भी निकाल सकते हैं। इसमें आता है यहाँ पर प्लस आएगा, कारण क्या है कि जो h ये 1 माइनस 1 प्लस और यू और वी भी 1 माइनस 1 प्लस, यानी m इज इक्वल टू ऐसे लिखोगे आप समझ लो हाइट ऑफ इमेज माइनस का h अपॉन प्लस का h बराबर v इधर ले तो प्लस और माइनस यू और माइनस कट जाता है, m इज इक्वल टू प्लस का यू लिखा जाता है। लेकिन अगर उत्तर माइनस में आता है तो प्रतिबिंब जो है आपका वास्तविक होगा और हमेशा उल्टा बनेगा जैसे बदल रहा है। ओके, अब इस फॉर्मूले में जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको चिन्ह लेना पड़ेगा। इनमें से अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप जरूर जो है कमेंट बॉक्स में डालिए, हम आपको सॉल्व कर देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।